नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए वो ये कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, खासकर उन अभ्यर्थियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो यूपी पीसीएस और साथ ही साथ में जो आरओ एआरओ के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट। इसके अलावा कोई भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, किसी भी वनडे एग्जाम की, जस्ट लाइक एसएससी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल या कोई भी आयोग का एग्जाम है, आप उन सभी अभ्यर्थियों को ये करंट अफेयर्स आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपी पीसीएस का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी डिकोड पे लॉन्च हो चुका है। आप लोग प्लीज जो है डेली नाइट में देखा करिएगा उसको। सारी के सारे जो है सब्जेक्ट उसमें आपको बता दिए गए हैं, शेड्यूल सारी उसका जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से शेड्यूल जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रॉपर आपकी क्लासेस जो है यूपी पीसीएस जो कि आपका अक्टूबर माह में प्रस्तावित है उसके लिए प्रॉपर तरीके से क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, उन सारे लेक्चर्स को। मेरे द्वारा भी लेक्चर्स दिए जाएंगे, ऑलरेडी आपको सूचना पहले से मिल गई होगी, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है। और डेली मॉर्निंग में जैसे आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है इसी तरीके से मिलता रहेगा। और सुबह जो आपको 8 बजे यानी कि मिलता है करंट अफेयर्स, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैंने कई बार कहा है, ये सिर्फ इसलिए उपयोगी नहीं है कि यहां पर आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना होता है, बल्कि यहां पर 2-3 चीजें आपको दी जाती हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूं थोड़ा सा समराइज वे में कि ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी है और क्यों आपको शेयर करना जरूरी है, इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स तो कराता हूं, यानी कि सारे के सारे करंट आपके क्या होते हैं, रेडी होते हैं। अब करंट अगर रेडी होते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यूपी पीसीएस का भी एग्जाम देना है और यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है वो टोटली क्या है, करंट ओरिएंटेड है। तो मैं आपको करंट जब कराता हूं तो वो करंट अफेयर्स मैं आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराता हूं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराता हूं। यानी कि प्री का तो करंट अफेयर्स आपका रेडी होगा, साथ साथ में मेंस का भी कंटेंट आपका क्या होगा, रेडी होता चलेगा और किस प्रकार से संभावित प्रश्न होते हैं ये आपको होता रहेगा। इसके अलावा मेंस के लिए मैं आपको डेली क्या देता हूं, क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पता होगा, इससे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा पे करते हो, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 तक लोग पे करते हैं, ठीक है। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूं। ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं चेक नहीं करता हूं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी तो आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं वहां पर देख लूंगा, कमेंट में आपके देख लूंगा मैं। लेकिन बाकी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई समस्या मेंस में आती है तो आप अगले दिन कमेंट कर दिया करिए कि सर जो क्वेश्चन आपने दिया था वो नहीं समझ में आया, समझा दीजिए, समझा दूंगा। इसके अलावा एस्से का भी मैं आपको टॉपिक देता हूं, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एस्से भी आपका रेडी होगा। यानी कि सुबह जब आप 8 बजे करंट अफेयर्स देखोगे तो करंट प्री प्लस मेंस रेडी होगा, प्लस मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेडी होगा आपका। इसके अलावा एस्से का टॉपिक रेडी होगा और इसके अलावा आपका जीएस का पोर्शन रेडी होगा। कैसे? मैं आपको डेली क्या देता हूं, टास्क देता हूं। क्या देता हूं? टास्क देता हूं। और हमने आपसे कहा था कि एक कॉपी बनाइएगा, किसके लिए? एक कॉपी आपको बनानी है आपको डेली टास्क के लिए। जो मैं आपको टास्क देता हूं जीएस या करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स का, वो आपको रेडी करनी है। कॉपी फर्स्ट आपको बनानी है, क्या? कॉपी फर्स्ट। और जो कॉपी सेकंड आपको बनानी है वो किसकी बनानी है? वो बनानी है आपको मेंस की। किसकी बनानी है? मेंस की। किसके लिए? जो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए देता हूं। तो यानी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपकी इतने सारे टॉपिक जो है डेली मॉर्निंग में आपके रेडी हो जाया करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज सब कुछ छोड़ छाड़ करके डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स जरूर देखिए, या जब भी आपको दिन में समय मिले तब आप जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि अब आप डेली रात में जो है आपको क्लासेस मिला करेंगे पीसीएस की, और आरओ भी उसी में रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। दोनों अभ्यर्थी दे सकते हैं या और भी अभ्यर्थी दे सकते हैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जहां पर जीएस आता है। तो ये सारा बेनिफिट जो है आपको यहां पर मिलेगा। खैर, ये छोटी सी बातें हो गई और अब आपको कमर कस लेनी है, मेहनत दुगनी कर देनी है। समय आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी शक्ति लगा दीजिए, एक जगह पर केंद्रित कर दीजिए, यकीन मानिएगा आपको सफलता मिलेगी, ठीक। तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको बतानी थी। बाकी डेली मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स मैं आपको कराता हूं, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको कई बार बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और रात में 9 बजे आपको ये जो पीडीएफ इसकी है वो आपको मिल जाया करेगी। लेकिन पीडीएफ पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे द्वारा
करंट अफेयर जो कराया था उसको आप करिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं जो पीडीएफ में नहीं होती हैं। राइट, चलिए आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें करना है। इसके पहले हम लोग लास्ट डे का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए या फिर सामने अपनी कॉपी रखिए और प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं, फिर उत्तर खुद से लिखिए या अपने मन में सोचिए कि क्या आपने जो कल पढ़ा था क्या आज उसका उत्तर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं कल का। तो सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ था? 1882 अर्थात 1882 में हुआ था और इनके बारे में हमने कई सारे पॉइंट्स कल आपको नोट डाउन कराया हुआ था। इसके अलावा मोंगला बंदरगाह अवस्थित है बांग्लादेश में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जो है आया था हमारे पास कि जो है सर मोंगला बंदरगाह को कैसे जो है हम प्रेजेंट करेंगे, यानी कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे। तो ये कल हमने आपको थोड़ा सा समझाया भी था। अब देखो जो लोग मुख्य परीक्षा में प्रश्न के उत्तर नहीं लिख पाते हैं, इसके लिए हमने एक सेशन लिया हुआ है, ऑलरेडी क्लास ली है कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज देख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मोंगला बंदरगाह दरअसल हिंद महासागर में इसकी क्या है अवस्थिति है। और आपको पता होगा चीन जो है चीन क्या है कि चीन की जो नीति है वो क्या है, विस्तारवादी है। वो विस्तार करना चाहता है अलग अलग देशों में किसी भी माध्यम से, ठीक है, साम दाम दंड भेद जो भी तरीका होता है वो अपना करके दूसरे देश में क्या करना चाहता है, अपना कब्जा करना चाहता है। और चीन के द्वारा आपको पता होगा कि भारत के भी कई सारे जो है राज्यों में जो है वो अपना वो बताता है कि ये मेरा जो है एरिया है यहां पर। राइट, तो हिंद महासागर में भी चीन की अवस्थिति क्या है, बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अलग अलग बंदरगाहों के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से उसका जो एरिया है क्या है, बढ़ा हुआ है। लेकिन मोंगला बंदरगाह है, अब इसका जिम्मा किस पे आ गया है, भारत पे आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंद महासागर में ऑलरेडी जो है भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऐसा होने पर मोंगला बंदरगाह का जो है जिम्मा भारत के द्वारा लिए जाने पर कहीं ना कहीं चीन को इससे क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भारत का दबदबा भी इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो ये अपने आप में एक जो है एक अच्छी जो है कूटनीतिक एक अपने आप में चाल है, या यूं कह लीजिए आप भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए जो है क्या है बहुत ही बेहतर कदम है। न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी भारत के लिए क्या है एक अच्छा मौका है ये। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है, उत्तर लिखने के कई तरीके होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारक। इन सभी फैक्टर्स पर आप अपने उत्तर को लिखते हो। एक दिन दोबारा से मैं इस पर एक सेशन ले लूंगा कि किस तरीके से आपको उत्तर को लिखना होता है। राइट, लेकिन इस पर हमने ऑलरेडी सेशन लिया हुआ, तो आप चाहें तो पहले एक बार उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से एक बार इस पर क्लास एक ले लूंगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, बाकी प्री निकालिए आप लोग, मुख्य परीक्षा के लिए मैं आपके साथ हूं। जो है टेंशन इसमें लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग यानी कि थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है? गुजरात राज्य है। ठीक है, जिस तरीके से नीति आयोग है केंद्र में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से गुजरात ने एक अपना अलग से थिंक टैंक बनाने की जो है घोषणा की है। क्या नाम है उसका, मैंने कल आपको बताया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगे हुए डाक टिकट को जारी किया है? तो वो देश क्या है, लाओस है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। क्यों की गई थी, कल हमने आपको बताया था, ताकि गांव में भी लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें और उनको नॉलेज दरअसल कंप्यूटर वगैरह की बेहतर ढंग से हो जाए। इसके अलावा वर्ष 2024 में माई गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट की एक साइट है, इसने अपनी स्थापना वर्ष कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो दरअसल माई गवर्नमेंट जो साइट है इसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत मतांतरण कराने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है? उम्र कैद का सजा जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है अभी जो विधेयक है ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये विधेयक जो लिखा है यहां पर, ये विधेयक आपके मेंस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग डिटेल्स में क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, और 2-3 दिन में हम हो सकता है कि इस पर एक आर्टिकल हम बना दें आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उधम सिंह किस दिन शहीद हुए थे? तो 31 जुलाई को शहीद हुए थे। आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में पता होगा। ओके, तो ये हो गए हमारा जो है कल का रिवीजन। और अब हम आते हैं प्रश्न पर, यानी कि जिसका उत्तर आपको देना था लास्ट डे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हमने आपसे पूछा था कि दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में अर्थात 1973 में की गई थी। ये 1972 ये लिखा है, यहां पर 1972 में क्या हुआ था,
1972 में होता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सामने है। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स। ठीक है, के कारण व्यापक स्तर पर हानि हुई है। यानी कि दक्षिण भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर दरअसल अभी भूस्खलन की घटना बड़े स्तर पर हुई है, वो आपको बताना है। आपको बता दूं कि इस समय जो है बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, और ऐसे में लैंडस्लाइड्स पहाड़ों के साथ साथ में जो दक्षिण का एरिया है आपका, वहां पर जो है बहुत व्यापक स्तर पर होता है। यानी कि पहाड़ों के बाद अगर कहीं पर लैंडस्लाइड्स भारत में ज्यादा होती है तो वो आपके दक्षिण के जो है एरिया हैं, राज्य हैं, वहां पर होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर दरअसल क्या है कि जो वहां की मिट्टी है उनमें नमी ज्यादा रहती है, उनमें जो रंध्र होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो भुरभुरी सी रहती है मिट्टी, और वो लैंडस्लाइड्स हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो आपको बताना है कि दरअसल कौन सा राज्य है, तो वो है राज्य आपका केरल। ठीक, अब देखो यहां पर एक बात, हमने आपको एक दिन टास्क दिया था भूस्खलन के बारे में। हमने आपसे कहा था कि भूस्खलन को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि यहां पर क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके आता है। पीसीएस वाले कान खोल करके ध्यान से सुन लो, जो जो पॉइंट मैं बताता रहता हूं, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर करंट कर रहे हो तो दिल दिमाग सब कुछ खोल के करना, यकीन रखिएगा फायदा आपको बेहतरीन मिलेगा। लेकिन सिर्फ सरसरी नजर से पढ़ के निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, प्री के बाद मेंस का एग्जाम निकालना होगा, तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो पीसेस में 3 आपके स्टेप हैं, प्री, फिर मेंस और फिर आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नॉलेज बेहतर होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब करंट को आप बेहतर ढंग से करोगे। वनडे एग्जाम तो देने जान ही रहे हो कि बस रट लिया, करंट अफेयर्स हो गया काम। यहां पर आपको डिटेल्स में चीजों को पता करना चाहिए। आरओ वाले अभ्यर्थियों से भी यही मैं जो है कहना चाहता हूं कि वो लोग भी टॉपिक को ठीक ढंग से समझें। जैसे भूस्खलन, अब ये लैंड साइज दरअसल क्या है ना, ये शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, मेंस में आ जाएगा, पीसीएस के, और ये बेसिकली आपके एसए का भी टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, एसए का टॉपिक। अब निबंध में भी भूस्खलन पर आ जाएगा लिखने के लिए। तो लैंडस्लाइड्स को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। टास्क आपका पहला है आज, क्या टास्क फर्स्ट है आपका, क्या टास्क फर्स्ट, कि आपको दरअसल लैंडस्लाइड्स अर्थात आपको भूस्खलन के बारे में रेडी कर लेना है मैटर, एसए के प्रोस्पेक्टिव से भी और शॉर्ट नोट्स के प्रोस्पेक्टिव से भी। भूस्खलन ज्योग्राफी में पेपर फर्स्ट में आपका आता है टॉपिक, याद रख लीजिएगा इसको। राइट, चलो, तो केरल में भी क्या हुआ है, केरल के दरअसल वायनाड में, कहां पर, वायनाड में क्या हुआ है, अभी भूस्खलन की समस्या जो है बहुत तेजी के साथ वहां पर हुई, यानी कि वहां पर एक घटना जो है, आपदा जो है भूस्खलन के रूप में आई हुई है। तो आइए हम लोग इसको जरा देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स। और उसके पहले भूस्खलन जो है आपको पता होगा कि भूस्खलन बेसिकली इसका कारण क्या है, इसका कारण 2 है सॉरी, देखो जो भूस्खलन होता है 2 मुख्य कारणों से होता है। पहला अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक कारण क्या हो जाएगा इसका, प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, मानव जनित, ठीक है, यानी कि मानवीय कारक। ठीक, अब देखो प्राकृतिक कारकों में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल प्राकृतिक कारकों में आपका एक तरीके से अगर जो है जो बर्फ होती है वो मेल्ट होती है, ठीक है, बर्फ का पिघलना, इससे भी लैंडस्लाइड होता है, बर्फ का पिघलना, ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया यानी कि भूकंप आ गया तो भी समस्या आती है। ठीक, या फिर नदियों का जो बिजली जो गिर गई, आकाशीय जो बिजली होती है उससे भी, आकाशीय बिजली प्राकृतिक कारण है, यह भी आकाशीय बिजली हो गया। ठीक, आकाशीय बिजली, और मानवीय कारक में बहुत सारे कारक मानवीय में, इस समय आप लोग देख रहे होंगे, लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, एक बड़ा कारण है मानवीय का। इसके अलावा वहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, खेती वगैरह की समस्या करने पर भी वहां पर चीजें आ जाती हैं। तो मानवीय कारक जो हस्तक्षेप जो बढ़ रहा है पर्यावरण के लिए, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। क्या, डिफॉरेस्टेशन, 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 प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वहां पर क्या हो रहा है कि प्लांट्स काटे जा रहे हैं,
आप लोग देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से पहाड़ों का सीना जो है चीर करके विकास किया जा रहा है, और हम कहते हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं। दरअसल आप विकास नहीं बल्कि विनाश कर रहे हैं। ठीक है, पहाड़ों के जो है, पहाड़ों को काट करके अगर आप रास्ता बनाओगे, पहाड़ों को काट करके आप डेवलपमेंट करोगे, दरअसल डेवलपमेंट होगा नहीं है। हमें लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, दरअसल ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि ये भौतिक डेवलपमेंट है, और भौतिक डेवलपमेंट कभी भी जो है सही नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मानवीय कारक बहुत सारे हैं, यानी कि भूस्खलन बेसिकली दो कारणों से होता है, मैन मेड और दूसरा नेचुरल। ठीक है, दोनों कारण होते हैं। रोकने के उपाय क्या हैं? बहुत सारे रोकने के उपाय हैं कि पहाड़ों पर जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं उनको रोका जाए। इसके अलावा जो है सिस्टम लगाए जाए कि भूस्खलन जहां जहां पर हो रहा है वहां पर उन जो है पैरामीटर्स की जो है जांच की जाए कि किसकी वजह से हो रहा है, उनको रोका जाए। इसके अलावा जब भूस्खलन की समस्या होने वाली हो तो वहां पर जन जागरूकता फैलाई जाए, लोगों में चीजों को फैलाया जाए कि भाई किस तरीके से आपको इन पर विशेष ध्यान देना है ताकि लैंडस्लाइड्स ना होने पाए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप इससे रोक सकते हैं। ठीक है, खैर, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में दक्षिण भारत के केरल में भूस्खलन के कारण क्या हुआ? व्यापक स्तर पर हानि हुई है, और भूस्खलन की यह घटना केरल के वायनाड जिले में हुई है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में हिमालय क्षेत्र के बाद, ठीक, हमने आपको बताया कि जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, भूस्खलन के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या सेंसिटिव है, बहुत ही क्या है, जो है सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो अब आपके कूट के फॉर्म में प्रश्न यहां से बन सकता है कि बताइए भारत में हिमालय क्षेत्र के बाद, हिमालयी क्षेत्र के बाद ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर भूस्खलन की घटनाएं तेजी के साथ होती हैं? तो आपको तुरंत पश्चिमी घाट जो है उत्तर बता देना है। इसी रूप में एक क्वेश्चन भूकंप वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, भूकंप वाले टॉपिक में भी पूछा जाता है कि बताइए भूकंप कि जो डेंजरस जोन है वो कौन कौन से, जहां पर भूकंप की आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वो वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है, कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया गया है। दैट मींस कि इससे पूर्वानुमान हो जाएगा कि भाई यहां पर लैंडस्लाइड होने वाली है, और इससे जो बचाव है, बचाव कार्य क्या होगा, ये तेजी के साथ होगा, वहां पर लोग पहले से सुरक्षित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ईरान की राजधानी कहां पर है? तेहरान है ईरान की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में राजधानी, देश और राजधानी पूछ लेते हैं, जो चर्चाओं में देश रहते हैं वहां की राजधानियां वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो अब ईरान क्यों आ गया है चर्चाओं में, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इस पॉइंट को देखिए कि जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जो हैं, वो ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी देश के राष्ट्रपति का जो है क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, और आपके सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी वहां पर गए हैं मोदी जी के जगह पर, तो निश्चित तौर पर वो देश चर्चाओं में रहेगा। हो सकता है वहां से संबंधित प्रश्न पूछ ले आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल रीजन जो है इसको भी आप लोग देख लीजिए कि मैप ये है ईरान का, और यहां पर कैसे कैसे देश किस किस जगह पर अवस्थित हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। देखो ये है मैप आपका ईरान का, और यहां पर क्या लिखा है, इसके पश्चिम में क्या है, इराक और तुर्की है। तो पश्चिम कौन सा दिशा हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो पश्चिम में क्या है, इराक, पश्चिम में क्या हो गया, इराक हो गया, और पश्चिम में क्या है, तुर्की हो गया। ठीक, दो देश हो गए, ध्यान से सुन लेना। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान कर लेना। मैपिंग बहुत जरूरी है, कोई भी देश चर्चाओं में हो तो मैप में उठाओ और देखो किसकी लोकेशन कहां पर है, उसके आसपास के देश कौन से हैं, वहां पर कौन से पहाड़ हैं, कौन सी नदियां हैं, और कौन कौन सी चीजें वहां पर फेमस हैं। राइट, इसके अलावा उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मीनिया, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, उत्तर पश्चिम में क्या है, अजरबैजान, और क्या है, आर्मीनिया है। देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, इसके अलावा उत्तर में क्या है, कैस्पियन सागर है, इसके उत्तर में क्या है, कैस्पियन सागर। अब देखो उत्तर की ये दिशा है, यहां पर क्या मिल गया आपको, कैस्पियन सागर मिल गया। राइट, इसके अलावा और पॉइंट्स देखो यहां पर क्या है, फिर है उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान। देखो उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, तो उत्तर पूर्व ये हो गया तुर्कमेनिस्तान उत्तर पूर्व में, और पूर्व में क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पूर्व में क्या है, ये पूर्व दिशा हो गई, ये अफगानिस्तान, और ये क्या हो गया आपका पाकिस्तान। राइट, इसके अलावा पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और दक्षिण में क्या है, फारस की खाड़ी। दक्षिण में आपको क्या मिल जाएगी, फारस की खाड़ी मिल जाएगी, और साथ ही साथ में ओमान की खाड़ी, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ ओमान। तो
तो इससे क्या है, ये घिरा हुआ है। इतने सारे लोकेशन आपको यहां पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसी तरीके से कोई भी देश अगर चर्चाओं में रहेगा तो उसको आप इस तरीके से रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है। राज्य लोक सेवा जो आयोग होते हैं आपके, उनके भी अध्यक्ष और प्लस संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, ए ममता सिंह, बी प्रीति सूदन, सी आमिष पटेल या फिर डी मनोज सोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रीति सूदन। दरअसल अभी हाल ही में इनको क्या किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच की क्या है, ये आईएएस अधिकारी हैं, प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगे। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार क्या होता है, जब कोई नियुक्ति किसी को दी जाती है तो प्रश्न यह भी पूछ लेता है आपसे कि किसके स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है, तो मनोज सोनी के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग 1-2 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक संगठन है, याद रखिएगा, कई बार आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए क्या होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। जैसे आप लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपको पता होगा, जिसका जो मेन मुख्यालय है वो कहां पर है, इलाहाबाद प्रयागराज में है, और इसका ब्रांच कहां पर, लखनऊ में है, जिसको हम लोग उपाम भी बोलते हैं, यानी कि जहां पर पीसीएस की आप ट्रेनिंग करेंगे जब आप एसडीएम बन के जाएंगे। तो कहां पर है, लखनऊ में, अलीगंज में है, आप लोग को पता होगा। अगर लखनऊ में रहते हैं या फिर लखनऊ के बाहर रहते होंगे तो भी आपको शायद पता होगा, ठीक है, कपूरथला के पास में है, अलीगंज में है, ठीक है। चलो, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में भाई साहब पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 315 क्लास 2 के तहत यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 315 क्लास 2 के अनुसार 2 या अधिक राज्य, क्या 2 या अधिक राज्य करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना या नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। यानी कि एक कोई लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, और यही एक लोक सेवा आयोग किसी 2 स्टेट यानी कि बी स्टेट और सी स्टेट दोनों के लिए काम कर सकता है। यदि ये दोनों स्टेट आपस में सहमति बना ले कि भाई हमको एक ही चाहिए आयोग, तो ऐसा उपबंध हो सकता है अगर पहले विधानमंडल इसे क्लियर कर दे, उसके बाद संसद फिर इस पर जो है कानून मतलब पारित कर सकती है कि भाई ठीक है, ओके डन, अगर तुम चाहते हो तो हम डन करते हैं इसको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहां पर हुआ है, तो यह हुआ है बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में यह समागम अभी हुआ है आपका। ओके चलो नेक्स्ट है, पॉइंट्स वही दिया गया है, व्याख्या में कुछ इसमें खास है नहीं, यानी कि अखिल भारतीय जो शिक्षा समागम है वो कहां पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पैरा तैराक कौन बन गए हैं या कौन बन गई हैं, तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, और इसका ऑप्शन आपके सामने है, जिया राय, रश्मि तिवारी, दीपक बिष्ट या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि जिया राय ने यह खिताब हासिल किया है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पैरा तैराक जिया राय बन गई हैं, और मात्र 16 वर्ष की उम्र में हैं उन्होंने इसे पूरा किया। अब एक बात देखो, कितनी अच्छी बात है कि एक तो ये क्या है, फीमेल हैं, ठीक है, और दूसरी एज कितनी है इनकी, 16। जिस उम्र में आप वीडियो गेम खेलना नहीं छोड़ते हो, कार्टून देखना नहीं छोड़ते हो, जिस उम्र में आपको यह नहीं पता होता है कि बीए करें, बीएससी करें, इंग्लिश मीडियम से करें, हिंदी मीडियम से करें, यूपीएससी तैयारी करें कि पीसीएस तैयारी करें कि क्या करें, यानी कि आप अपने सपनों को लेकर के अभी अवेयर नहीं होते हो। इनफैक्ट आज की युवा है, कई बार में मिलते हैं लोग मुझसे, अगर उनके एमएससी और एमए हो गया होता है, बीए हो गया होता है, और उनसे पूछो कि आपका ड्रीम क्या है, तो कहते हैं अभी सोचा नहीं है।
मतलब 22-23 साल की उम्र में उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, और एक इंसान ऐसा है कि 16 वर्ष की उम्र में इतने बड़े बड़े खिताब हासिल कर ले रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े जो है खिताब अपने नाम किए हैं। यह दर्शाता है कि आप जुनूनी कितने हैं। सेम ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपका लक्ष्य आरओ का है, पीसीएस का है, यूपीएससी का है, तो आप अपने सपने के लिए सब कुछ झोंक दो, पागल हो जाओ। पागलपन जरूरी है आपकी सफलता के लिए, बिना पागलपन के सफलता हासिल नहीं हो सकती, ध्यान कर लीजिएगा। तो जिद ठानो। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, जिद का होना जरूरी है। जिद्दी बन जाओ, ठीक है। जिद अगर है तो सब कुछ हो जाएगा, ध्यान रखना। खैर, इसके अलावा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गए। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में ये, ठीक है। हैरतगंज वाला बात है ये। खैर, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने ये दूरी दरअसल 17 आवर्स यानी कि 17 घंटे 25 मिनट में पूरी कर लिया है। वह वर्ष 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया है। और पाक जल डबरू मध्य को पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज तैराक होने का कीर्तिमान भी किसके नाम पर है, जिया राय के नाम पर ही है। यह भी खिताब है इनके नाम पर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंग्लिश चैनल जो क्या है, इंग्लिश चैनल दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ष 2025 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह करेगा मेजबानी कौन, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, वर्ष 2025 में पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। इसका आयोजनकर्ता कौन है, एशियन क्रिकेट क्या है, काउंसिल है, ठीक। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना वर्ष है क्या है, वो है 1983 हुई, ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो कोलंबो श्रीलंका में किसका मुख्यालय है, किसका मुख्यालय, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जय शाह इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये सारे फैक्ट भी आपको क्या करने हैं, रेडी कर लेने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है फ्रांस की क्या है, वो है आपकी सीन नदी। और ये चर्चाओं में अभी है। चर्चाओं में क्यों है सीन नदी, हम इसको अभी देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग जान लो कि ये हो गई कौन सी, ये है फ्रांस की सेकंड नंबर की नदी, ठीक है, दूसरे नंबर की। और फर्स्ट पे कौन सी नदी है बड़ी, वो है आपकी लवायर, फ्रांस की, ठीक, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसमें। तो फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सीन नदी है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि पेरिस में सीन नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया उसमें, तो पॉल्यूशन के उच्च स्तर के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ट्रायथलॉन स्थगित कर दिया गया है। इसलिए सीन नदी क्या है, चर्चाओं में है, पूछ सकता है प्रश्न। इसके अलावा सीन नदी के बारे में, यह उत्तर पूर्वी फ्रांस के बरगंडी वाइन क्षेत्र से निकलती है और यह इंग्लिश चैनल में मिल जाती है बाद में। इसके अलावा फ्रांस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लवायर है, जो हमने आपको बताया। सेकंड नंबर पे कौन सी है, सीन नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में टाइम पत्रिका, अक्सर आप लोगों ने इसको सुना होगा, चर्चाओं में टाइम मैगजीन अक्सर रहती है, न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है, पता होगा आप लोग को। तो हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी अपनी प्रतिष्ठित सूची 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची, ठीक, में कुल कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। तो दरअसल 3 स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 स्थानों को टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में शामिल किया। किसमें, 2024 के विश्व के सबसे महान स्थल हैं, यानी कि भारत के जो है 3 महान स्थल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो सेम वही जो हमने आपको बताया, ठीक है, कि 3 स्थानों को शामिल किया गया है। और 3 नए स्थान कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 नए स्थान कौन कौन से हैं, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और फिर क्या है, मनम चॉकलेट हैदराबाद, और नार हिमाचल प्रदेश। ये तीनों प्लेस आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। और उसके पहले 2 फैक्ट और देख लीजिए आप लोग। टाइम मैगजीन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 अर्थात 1923। और मुख्यालय टाइम मैगजीन का कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक। तो 2 फैक्ट ये भी आपके लिए जरूरी है। और अब आज आपको क्या करना है, एक प्रश्न है, उसका आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर क्या है, मतलब उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बिहार, ये 2 बार हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। नवाबगंज ये कहां पर स्थित है,
गोंडा में उन्नाव जनपद, लखनऊ जनपद या इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसका सही उत्तर दरअसल क्या करना है, बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका सही उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक, और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको लिखना है। और यहां पर एक टॉपिक आपको एसए का भी दिया जाएगा, और एसए का टॉपिक क्या है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को देखिए कि गांधी और नेहरू के बीच, दो बार हो गया, गांधी और नेहरू के बीच वैचारिक मतभेद होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक था, इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि अगर आपने गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर जी को पढ़ा होगा, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि उनके विचारों में क्या था, मतभेद था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका लक्ष्य एक था। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिटेल्स में इसको लिखना है। लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक होगी तो वहां पर इसी प्रश्न को डिटेल्स में समझाया गया है। मैंने इसको जस्ट मॉडिफाई कर दिया है, आपको वहां पर लिखना है। ठीक, और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाया है, लेकिन इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है। एसए का टॉपिक क्या है आपका, भूस्खलन। इस पर आपको एसए लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया था, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, एसए लिखना है। कोई समस्या आएगी तो आप लोग मुझसे कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो लेक्चर करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपको, आप सभी का चयन हो और प्रॉपर तरीके से आपका लक्ष्य अगर पीसीएस हो तो आप प्रॉपर एसडीएम बने, या जो भी आपकी पोस्ट मन चाहिए हो आप उस पर सेलेक्ट हो, या फिर अगर आपका लक्ष्य आरओ का है तो आप आरओ पे सेलेक्ट हो, या फिर जिस भी एग्जाम का आपका लक्ष्य हो, यूपीएससी का या अदर एग्जाम का, वहां पर आप सक्सेस हो। ऐसी मेरी जो है गॉड से क्या है प्रे है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।